बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है काइनेटिक स्टेबिलिटी। दिस काइंड ऑफ स्टेबिलिटी डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शंस, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ complexes in solution, the mechanism of chemical reactions, formation and intermediate complexes, and activation energy for the process। जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है ये हमारे पास कम्प्लेक्सेस है, इनके रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शंस को डिटरमाइन करती है, या जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनका मैकेनिज़्म क्या है कि वो किस मैकेनिज़्म के ज़रिए प्रोसीड करते हैं। इंटरमीडिएट कम्प्लेक्सेस का बनना और या प्रोसेस के लिए हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, इन सब की जो डीलिंग है वो काइनेटिक स्टेबिलिटी करती है। On the basis of rate of reactions, that is kinetic stability of the complex in solution, Taube in 1950 has classified the complexes into labile and inert complexes। Rate of reactions की बेस पे जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है कम्प्लेक्सेस को आगे क्लासीफाइड किया गया है लेबाइल कम्प्लेक्सेस में और इनर्ट कम्प्लेक्सेस में। पहला है लेबाइल कम्प्लेक्स। लेबाइल कम्प्लेक्स जो होता है ये हाईली एक्टिव कम्प्लेक्स होता है। रैपिड सब्सटीट्यूशन ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर, जो लिगेंड की एक लिगेंड की दूसरे लिगेंड के साथ सब्सटीट्यूशन हो रही है वो बहुत फास्ट होती है। तो जो टी हाफ होती है वो 1 मिनट से भी बहुत कम होती है। जो कि इनर्ट कम्प्लेक्सेस हैं, जो सब्सटीट्यूशन है वो प्रोसीड करती है बहुत आहिस्ता से या फिर ना होने के बराबर होती है। तो जो इनकी टी हाफ होती है वो 1 मिनट से बहुत ज़्यादा होती है। जो लेबाइल कम्प्लेक्सेस होते हैं ये काइनेटिकली अनस्टेबल कम्प्लेक्सेस होते हैं, जबकि जो इनर्ट कम्प्लेक्सेस हैं ये काइनेटिकली स्टेबल कम्प्लेक्सेस होते हैं। आगे एग्जांपल हैं कोबाल्ट, अमीन कोबाल्ट का कम्प्लेक्स है +6H3O पॉजिटिव के साथ जब हम इसको एसिडिफाइड सोल्यूशन में रिएक्ट करवाते हैं तो एक्वा कोबाल्ट का कम्प्लेक्स +6NH4 पॉजिटिव हमारे पास आता है। अगर हम ये कोबाल्ट कम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं कोबाल्ट अमीन का, तो वो 10⁻64 है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कम्प्लेक्स होगा। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कम्प्लेक्स है कि एक्टिवेशन एनर्जी है जो इनकी वो बहुत ज़्यादा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए जो एक्टिवेशन बैरियर है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो कम्प्लेक्स होगा वो इनर्ट कम्प्लेक्स होगा। हम ये अमीन कोबाल्ट का जो कम्प्लेक्स है इन्हें फॉर अ वीक एसिडिफाइड मीडियम में हम इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी अमीन कोबाल्ट की इसका कम्प्लेक्स है, इसको +6H3O पॉजिटिव के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक्वा कोबाल्ट का कम्प्लेक्स आता है +6NH4 पॉजिटिव। तो ये भी थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कम्प्लेक्स है, लेकिन ये लेबाइल कम्प्लेक्स है। क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में विद इन सेकेंड या सेकेंड से भी कम टाइम में वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम है, तो इसीलिए ये लेबाइल कम्प्लेक्सेस हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग लेबिलिटी के लेबाइल है या इनर्ट है कम्प्लेक्स, कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो जो लेबिलिटी या इनर्टनेस है वो मेटल लिगेंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है वो कैसा है। अगर मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है वो वीक है तो जो कम्प्लेक्स होगा वो लेबाइल कम्प्लेक्स होगा, और अगर मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है तो जो कम्प्लेक्स होगा वो इनर्ट कम्प्लेक्स होगा। पहला जो फैक्टर है वो है चार्ज ऑफ आयन। जितना ज़्यादा चार्ज होगा हमारे पास, चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो जो लेबिलिटी है वो उतनी ही कम होगी, यानी इनर्टनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। जब चार्ज ज़्यादा होगा तो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी लेबिलिटी है वो कम होगी। मसलन हमारे पास ये 3 कम्प्लेक्सेस हैं, AlF6 का SiF6 एंड PF6। एल्यूमिनियम है, इसका चार्ज है +3, सिलिकॉन का है +4 और फास्फोरस का है +5। अब फास्फोरस है, इसका चार्ज सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब है इसकी लेबिलिटी सबसे कम है, और जो एल्यूमिनियम है इसका चार्ज कम है तो इसकी लेबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है उसका जो स्मॉल साइज जो होगा, साइज स्मॉल होगा तो इसकी लेबिलिटी कम होगी, इनर्टनेस ज़्यादा होगी। हमारे पास 3 कंपाउंड है, मैग्नीशियम का वाटर में, कैल्शियम का और स्ट्रोंशियम का। अब जो
मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम है, इनका जो चार्ज है वो सेम है, लेकिन जो साइज़ है वो डिफरेंट है। मैग्नीशियम का साइज़ कम है, कब कैल्शियम का ज़्यादा, स्ट्रोंशियम का उससे ज़्यादा। जब स्ट्रोंशियम का साइज़ ज़्यादा होगा तो इसकी लेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जो मैग्नीशियम है इसका साइज़ कम है, इसका मतलब है इसकी लेबिलिटी कम है और इनर्टनेस इसकी ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट है इसका चार्ज अपॉन साइज रेशो। ग्रेटर चार्ज अपॉन साइज रेशो, जितना ज़्यादा चार्ज और साइज, चार्ज अपॉन साइज रेशो ज़्यादा होगा, लेबिलिटी है उसकी वो कम होगी। हमारे पास 3 कम्प्लेक्सेस है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इनका जो चार्ज है उनके ऊपर, जो एल्यूमिनियम है इसका चार्ज ज़्यादा होगा, इसका मतलब है इसकी लेबिलिटी कम होगी, और जो सोडियम है इसका चार्ज कम है तो इसकी जो लेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। फोर्थ वन जो है वो है ज्योमेट्री। जो टेट्राहीड्रल या स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज़्यादातर लेबाइल कम्प्लेक्सेस होते हैं, और जो ऑक्टाहीड्रल कम्प्लेक्सेस होते हैं वो डी ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करती है कि जो वेदर के जो कम्प्लेक्स है वो लेबाइल होगा या इनर्ट कम्प्लेक्स होगा। तो लेबिलिटी ऑफ ऑक्टाहीड्रल कम्प्लेक्सेस की अगर हम लेबिलिटी की बात करें तो जो 4D एंड 5D कम्प्लेक्सेस होते हैं वो इनर्ट कम्प्लेक्सेस होते हैं। जो 4D और 5D कम्प्लेक्सेस होते हैं इनमें जो मेटल और लिगेंड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, और लिगेंड फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो भी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो कम्प्लेक्सेस हैं वो इनर्ट कम्प्लेक्सेस होंगे। हम ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस को अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और अकॉर्डिंग टू CF3 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू VBT के मुताबिक अगर देखें, आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस, जो आउटर डी ऑर्बिटल जो फॉर्मेशन होती है, आउटर डी ऑर्बिटल, जब आउटर डी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज होता है तब जो कम्प्लेक्स बनता है वो आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनता है। और जो डी ऑर्बिटल यूज़ होते हैं वो ईजी डी ऑर्बिटल सिस्टम में यूज़ होते हैं, वो ईजी ऑर्बिटल्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स ईजी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे तो जो कम्प्लेक्स होगा हमारे पास वो लेबाइल कम्प्लेक्स होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स ईजी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे तो जो हमारे पास कम्प्लेक्स होगा वो लेबाइल कम्प्लेक्स होगा। जब इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस हैं, जो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस जो कि T2 ऑर्बिटल की वजह से बनते हैं, तो T2G ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स तीनों सेट में ऑक्यूपाइड होंगे इलेक्ट्रॉन्स T2G ऑर्बिटल में, तो जो हमारे पास कम्प्लेक्स होगा वो इनर्ट कम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू CF3 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक, अगर हमारे पास जो कम्प्लेक्स है उसकी लिगेंड फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो कम्प्लेक्स क्या होगा, इनर्ट कम्प्लेक्स होगा। जब लिगेंड फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसमें जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो कम्प्लेक्स है वो इनर्ट कम्प्लेक्स होगा। या चिलेट इफेक्ट अगर हो इस पर कम्प्लेक्स से, अगर चिलेट इफेक्ट है तो वो भी कम्प्लेक्स इनर्ट कम्प्लेक्सिस होगा। अगर जो लिगेंड फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो कम्प्लेक्स की है वो ज़ीरो है तो जो कम्प्लेक्स है वो लेबाइल कम्प्लेक्स होगा। जैसे D0 और D10 सिस्टम है, इनमें जो ये जो कम्प्लेक्सेस होते हैं ये लेबाइल कम्प्लेक्सेस होते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।